हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। तो दोस्तों, कंप्यूटर की आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं उन सभी का। तो आइए दोस्तों, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को जानते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। तो देखो, अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था इनपुट डिवाइस का, और इनपुट डिवाइसों के बारे में मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली हो, जो यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कंप्यूटर को आदेश देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आज हम बात करें आउटपुट डिवाइस की। तो देखो, आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर के लिए, जो हमारा पीसी होता है उसके फ्रेंडली होते हैं, मतलब ज़्यादातर अपना पीसी ही उनको उपयोग में लेता है अपना रिजल्ट पेश करने के लिए। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें कि होते क्या चीज़ें। कंप्यूटर है वो अपने द्वारा, यूज़र द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उनका परिणाम दर्शाने के लिए, परिणाम प्रकट करने के लिए जिन डिवाइसों का प्रयोग करेगा वो सारे क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। ठीक है। अब देखो, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का क्या होता है, एक अवयव होता है अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। देखो, छुआ तो इनपुट डिवाइस को भी जा सकता है और आउटपुट दोनों को जा सकता है, और यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, डाटा, मेमोरी, आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। मैंने बताया ना कि आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, परिणाम प्रदर्शित करते हैं, सूचना को प्रदर्शित करते हैं। हम इनपुट डिवाइसों के द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर क्या देता है, हमें सूचना देता है। उन सारे सभी डेटाओं को मिलाकर कंप्यूटर क्या कर लेता है, एक सूचना तैयार कर लेता है, एक रिजल्ट तैयार कर लेता है, एक परिणाम तैयार कर लेता है, और वो हमें आउटपुट डिवाइसों के द्वारा प्रदर्शित कर देता है। कौन, कंप्यूटर। ठीक है। जैसे देखो, ध्वनि है वो भी किसके द्वारा होगी, स्पीकर के द्वारा आती है अपने, तो वो ध्वनि भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। हमें म्यूजिक सुनना है, हमने कमांड दिया इनपुट डिवाइस के द्वारा, और जैसे ही हमें पता कैसे चलेगा हमने कमांड ये दिया है, वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही तो आएगी ना, ध्वनि। तो वो क्या है, एक स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। क्या सुनेगी उससे, ध्वनि। उसके बाद में डेटा, मेमोरी, आकृति इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है कौन, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसों में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन आदि प्रोजेक्टर भी शामिल होते हैं। तो मैंने बताया ना, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनको हम छू भी सकते हैं, कंप्यूटर परिणाम दर्शाता है, जो हमारे द्वारा यूज नहीं किया जाता है। कौन यूज करता है, कंप्यूटर। देखो, बात करें अपन मॉनिटर की, तो क्या हम मॉनिटर को बार बार छूते हैं या बार बार कुछ कोई भी कमांड देते हैं, क्या नहीं देते। कौन सा यूज करता है, कंप्यूटर। उसके बाद में प्रिंटर की बात करें अपन, तो देखो प्रिंटर में हम कंप्यूटर के अंदर माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा क्या दे देते हैं, इनपुट डिवाइस में द्वारा कमांड की, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है या जो फाइल तैयार किया है इसका प्रिंट निकलना चाहिए। तो क्या हम प्रिंटर को कोई भी आदेश देते हैं, नहीं देते। कौन देगा प्रिंटर को आदेश, कंप्यूटर देगा, और हमारा प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद में ईयरफोन में आवाज़ सुनाई देता है हमें, आउटपुट ही तो, हमें म्यूजिक सुनना है, कैसे सुनेंगे, चालू कर दिया अपन ने म्यूजिक, लेकिन सुनेगा किसमें, ईयरफोन में। तो ईयरफोन भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर हो गया। उसके बाद में देखो, हम शॉर्ट में बात करें तो वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है, आउटपुट डिवाइसेज कहलाती है। मैंने बताया ना कि वे सारे उपकरण आउटपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम कोई भी आदेश जो हमने कंप्यूटर को दिया है उनका हमें परिणाम चाहिए। क्या चाहिए, परिणाम चाहिए। वो जिन डिवाइसों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं वे सारे के सारे कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है। अब देखो, आउटपुट डिवाइसों के प्रकार हम देखें तो ऊपर भी हम बात कर चुके। मॉनिटर क्या है, आउटपुट, मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है भाई मॉनिटर। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर क्या होता है, अधूरा होता है। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड। ठीक है। उसके बाद में देखो, विस्तार से हम अध्ययन करें तो ये क्या हो जाता है, अपना मॉनिटर हो जाता है। ठीक है। ये अपना मॉनिटर है, और ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो, मॉनिटर के बारे में अपन जानेंगे विस्तार से। देखो, मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कह सकते हैं अपन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा रहता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। मॉनिटर जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है, और अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं है तो कंप्यूटर क्या होता है, अधूरा होता है, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। ये आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। अब बात करो आप सॉफ्ट कॉपी की, तो देखो वो सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी होती है जिनको अपन छू नहीं सकते। ठीक है, छू नहीं सकते, हमें केवल क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो देखो, एलसीडी के अंदर, मॉनिटर के अंदर कोई भी परिणाम आ रहा है, उनको देख तो सकते हैं, क्या छू थोड़ी ना सकते हैं। तो क्या करता है ये, सॉफ्ट कॉपी। और जैसे ही देखो, प्रिंटर के द्वारा अपन कोई पेज प्रिंट करें उसको तो छू सकते हैं ना, वो क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी। तो कोई भी अपना जो डाटा है उसका सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित कहाँ होता है, मॉनिटर में। और मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का एक मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है, और इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं। मॉनिटर द्वारा विभिन्न प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देखो, रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखो कौन कौन से मॉनिटर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें मोनोक्रोम की। तो देखो, मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा होता है, सॉरी, तो देखो मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा होता है। देखो, यह शब्द दो शब्दों, मोनो अर्थात एकल, मोनो का क्या मतलब होता है इसमें, मोनो, मोनो का मतलब होता है एकल, और क्रोम का मतलब क्या होता है, रंग। तो देखो, मोनो मतलब एकल, क्रोम मतलब रंग, एकल रंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉनिटर में क्या होगा, केवल एक ही रंग होगा। कौन सा रंग होगा, केवल एक ही रंग में प्रदर्शित करेगा। देखो, मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सिंगल कोर डिस्प्ले कहते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही कलर, तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित करता है। तो देखो, जैसे पहले अपने मॉनिटर आते थे, या मॉनिटर बात करो आप अपने टीवी की बात कर लो,
जिसको अपन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहते थे, वो क्या होता था, मोनोक्रोम होता था। इसमें कलर का आकार क्या होता था, एक ही प्रकार का कलर होता था उसमें, तो सिंगल कलर में होते थे। तो जो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट प्रदर्शित करते हैं या मॉनिटर जो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करते हैं अपने कोई भी जो जैसे पिक्चर हो गया या कुछ भी हमें कलर देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रदर्शित करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मोनोक्रोम होते हैं। ठीक है, सिंगल कलर डिस्प्ले भी इनको हम कह सकते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, एकल, और क्रोम का मतलब क्या होता है, रंग। उसके बाद में देखो ग्रे स्केल, तो देखो ग्रे स्केल होते तो मोनोक्रोम जैसे ही हैं, लेकिन ये किसी भी तरह के डिस्प्ले को क्या करते हैं, ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो होते तो ये मोनोक्रोम ही हैं, लेकिन कोई भी तरीके का अपने पास जो आउटपुट आया है, हमें मिला है, परिणाम मिला है, कोई भी पिक्चर है, उनको किस रंग में प्रदर्शित करेंगे, ये ग्रे शेड में प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर इंडी कंप्यूटर मतलब लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ग्रे स्केल मॉनिटर कौन से हो गए, मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, हम कह सकते हैं ये मोनोक्रोम मॉनिटर है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये डिस्प्ले को किस में प्रदर्शित करेंगे, ग्रे शेड में प्रदर्शित करेंगे, और अधिकतर ये हैंडी कंप्यूटर मतलब लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें देखो रंगीन मॉनिटर की, तो देखो आज के टाइम हम रंगीन मॉनिटर यूज में लेते हैं, जिसके अंदर सारे कलर क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा मॉनिटर RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो रंगीन मॉनिटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, RGB के सिद्धांत पर, मतलब रेड ग्रीन ब्लू क्या होती है, इनसे विकिरणें उत्सर्जित होती है। इस सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से 16 लाख तक के रंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो मैंने बता दिया, जो रंगीन मॉनिटर होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, RGB के। RGB का मतलब क्या होता है, इसमें रेड ग्रीन और कौन सा कलर होता है, ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, या तीन रंगों की विकिरणें इनसे उत्सर्जित होती है, और इन तीनों विकिरणों से मिलकर हम 16 से 16 लाख तक के कलर क्या कर सकते हैं, आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारी जो चीज़ है ये कंप्यूटर की किस मेमोरी पर डिपेंड करती है। इनका रेजुलेशन उच्च होने का मतलब क्या है कि हमें जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा साफ है दिखाई देती है। आगे बात समझ में, तीन प्रकार के मॉनिटर हो गए। उसके बाद में देखो हम बात करें मॉनिटर, वो तो कलर के आधार पर हो गए तीन प्रकार के। अब देखो टाइप ऑफ मॉनिटर, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं। तो देखो एक तो होता है CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होता है इसका। अब देखो इन सभी का अलग अलग से अपन अध्ययन करें। सबसे पहले हम बात करें CRT मॉनिटर की। तो देखो CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं। देखो मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, VDU, और VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और CRT मॉनिटर है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। इसका मेन पार्ट किसका बना होता है, कैथोड रे ट्यूब का बना होता है। तो जब भी बात करें अपन CRT मॉनिटर की, तो हमसे पूछा जाए कि इसका मुख्य जो भाग है वो किसका बना होता है, वो होता है कैथोड रे ट्यूब का बना होता है। या इसका बात करें अपन मुख्य अवयव कौन सा होता है या मुख्य पार्ट क्या होता है, ये होती है कैथोड रे ट्यूब, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी हम कहते हैं। और अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी के समान ही होता है, और यह ट्यूब CRT कहलाती है। और CRT तकनीक सस्ती है और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो देखो CRT मॉनिटर की आप बात करो ना, तो CRT मॉनिटर का सीधा सा बात हो गया कि CRT मॉनिटर ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं। और इनका जो मेन जो पार्ट होता है ना, मेन मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी चित्र या आउटपुट प्रदर्शित होते हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, कैथोड रे ट्यूब के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें अपन पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने जो पहले अपने टीवी आते थे या आज भी आते हैं, उनके अंदर पिक्चर ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब भी ही लगी होती है। तो पहले अपन कहते हैं ना कि टीवी जल गया या मॉनिटर जल गया, तो सबसे ज़्यादा समस्या थी इस मॉनिटर के अंदर। और ये सस्ते होते हैं। ये पिक्चर ट्यूब क्या है कि जल जाती है, थोड़ा से अपने इलेक्ट्रिसिटी कम या ज़्यादा हुई या ज़्यादा देर चल गया तो क्या होता है, ये जल जाता है। तो CRT मॉनिटर क्या होता है, CRT मॉनिटर में मुख्य अवयव होता है कैथोड रे ट्यूब, इसी के द्वारा क्या होती है, डिस्प्ले है वो प्रदर्शित होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो देखो CRT मॉनिटर होता है, उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इसके द्वारा। और क्या होती है, कैथोड रे, कैथोड किरण क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इनसे मिलकर क्या बन जाता है, चित्र बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या रहे, कम की जा सके। तो इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या रहे, कम, जिस क्या जा सके। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की क्या होती है, कोडिंग की जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका जो है वो कौन सी परत है वो कोडिंग की जाती है, वो की जाती है फास्फोरस की। तो याद रखना है कि CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है। इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है या लेआउट बन जाता है। तो हमें याद रखना है कि CRT मॉनिटर है वो सस्ते होते हैं
इसका मुख्य वो होता है कैथोड रे ट्यूब, और कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं धीमी गति से। और स्क्रीन पर कौन सी परत होती है, फास्फोरस की परत होती है। जैसे ही इस फास्फोरस की परत पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराती है तो क्या होते हैं, पिक्सल चमकने लग जाते हैं और स्क्रीन हमारी बन जाती है, पिक्चर बन जाती है या लेआउट में दिखाई देता है। उसके बाद में हम बात करें देखो एलसीडी की, तो एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल टेलीविजन के तरह हुआ करते थे, जो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले, और आज सीआरटी मॉनिटर के बदले कौन सी उपयोग में होता है, एलसीडी मॉनिटर, आप सभी जानते हो। तो पहले जो बड़े बड़े जो मॉनिटर आते थे उनको हम क्या कहते थे, सीआरटी, उनमें कैथोड रे ट्यूब क्या होता था, उनका मुख्य हुए। लेकिन इनके स्थान पर कौन सा आ गया, अब एलसीडी आ गया। एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आज के टाइम मॉनिटर का क्या है, मुख्य हुए, यही मॉनिटर हम उपयोग में लेते हैं, कौन सा, एलसीडी। अब देखो इसकी बात करें अपन, यह मॉनिटर बहुत ही आकर्षक होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को एलसीडी के नाम से भी हम जानते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाती है। तो देखो एलसीडी के अंदर क्या होता है, एक फ्लैट एकदम समतल सतह होती है, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है कि तरल क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर, और उसके द्वारा ही क्या बनाती है, ये आकृति बनाती है। और ये क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ध्यान में रखना कौन सी, फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जिससे क्या होता है, ये कम जगह लेता है और कम ऊर्जा लेता है, तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत कम गर्मी पैदा करता है। तो देखो ये जो एलसीडी होता है ये गर्मी पैदा नहीं करेगा, इसका मतलब ये जलेगा भी नहीं। और कैथोड रे ट्यूब वाले जो सीआरटी मॉनिटर होते थे वो क्या होता है, जल जाते थे। क्यों, क्योंकि गर्मी अधिक पैदा वो करते थे। यह डिस्प्ले सबसे पहले लैपटॉप में यूज होता था। तो एलसीडी सबसे पहले कौन से मॉनिटर में यूज हुआ, कौन से कंप्यूटर में यूज हुआ, लैपटॉप में हुआ। परंतु अब यह स्क्रीन डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी हम प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो सीआरटी मॉनिटर होता था उसमें मुख्य होता था कैथोड रे ट्यूब, लेकिन एलसीडी जो मॉनिटर है उसमें मुख्य हुए क्या है कि ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर आधारित होता है। मतलब ये समतल सतह पर क्रिस्टल होते हैं, इसमें तरल क्रिस्टल, उसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। उसके बाद में देखो आप बात करो एलईडी की, तो एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर आज बाजार में मॉनिटर के नवीनतम प्रकार है। तो देखो एलसीडी के विकास के साथ ही एलईडी मॉनिटर भी बाजार में आ गए, जो ज़्यादातर आजकल उपयोग में लिए जा रहे हैं। ये फ्लैट पैनल है या थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले है, जो बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट की बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइट इमिटिंग डायोड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखो एलसीडी में तो क्या होता था, क्रिस्टल होते थे, तरल क्रिस्टल, और लेकिन इसमें क्या होते हैं, इमिटिंग डायोड के द्वारा ये क्या करते हैं, आकृतियां बनाते हैं। सीधी सी बात ये है, आगे बात समझ में। तो ये फ्लैट पैनल है या घुमावदार भी डिस्प्ले इनकी होती है, थोड़ा सा मतलब एकदम सीधी नहीं होती, हम ऐसे क्रू भी कर सकते हैं, इनको होता है। उसके बाद में देखो बात करें, एलईडी मॉनिटर सीआरटी और एलसीडी की तुलना में बहुत कम बिजली उपयोग करते हैं और इन्हें पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। सबसे ज़्यादा एलईडी मॉनिटर की विशेषता क्या है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और सीआरटी और एलसीडी की तुलना में ये कम बिजली का उपयोग करते हैं। तो एलईडी ज़्यादा उपयोग में क्यों आ रही है आज की टाइम, क्यों, क्योंकि ये कम तो बिजली खर्च करते हैं, और पर्यावरण के लिए क्या ये अनुकूल है। और कौन सी तकनीक पर आधारित है, फ्लैट पैनल पर भी है, लेकिन चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, ये इमिटिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। लेकिन एलसीडी में किसका प्रयोग करते हैं अपन, तरल क्रिस्टल का, फ्लैट सतह होती है उस पर तरल क्रिस्टल होते हैं, उसके द्वारा अपन आकृति। और सीआरटी में कौन सी तकनीक काम में लेते हैं, कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। उसके बाद में देखो एलईडी मॉनिटर के फायदे ये हैं कि ये हायर कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज को उत्पादन करते हैं। तो देखो जो एलईडी मॉनिटर होते हैं उसके अंदर अपनी इमेज जो है वो एकदम साफ होती है और तेज प्रकाश के साथ अपन देख सकते हैं। जब डिस्पोज की बात आती है तो ये कम नकारात्मक पर्यावरण डालते हैं। मैं बता चुका ये क्या होते हैं, पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के लिए इतने ज़्यादा नुकसानदायक ये नहीं होते। सीआरटी या एलसीडी मॉनिटर से अधिक क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होते। देखो सीआरटी तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, जलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन एलसीडी इनसे बेहतर थे। लेकिन जो एलईडी जो मॉनिटर है वो सबसे बेहतर है, इसमें बहुत पतली डिज़ाइन होती है, चलते समय ये बहुत गर्मी पैदा नहीं करते। एकमात्र नकारात्मक यह है कि वे अधिक महंगे हो सकते हैं, खासतौर पर हाई एंड मॉनिटर के लिए जो नए घुमावदार डिस्प्ले जारी किए जा रहे हैं। तो देखो एलईडी जो मॉनिटर है वो सबसे महंगे मॉनिटर होते हैं एलसीडी से भी। कौन से होते हैं ज़्यादा महंगे, देखो नॉर्मल जो आते हैं ना एलईडी वो तो ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन जो आजकल जो घुमावदार जो डिस्प्ले आ गए ना वो क्या होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। आगे बात समझ। उसके बाद में देखो फ्लैट पैनल मॉनिटर, सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। देखो फ्लैट पैनल मैंने बताया ना ऊपर एलसीडी में अपन उपयोग, उसमें क्या होता है कि सीआरटी तकनीक में तो कैथोड रे ट्यूब होती थी, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, लेकिन इस तकनीक के स्थान पर क्या हुआ कि केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। मतलब केमिकल और दोनों गैसों को क्या रख लेते थे, एक प्लेट में रख लेते थे और उसका उपयोग डिस्प्ले के रूप में करते हैं। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है, यह तो आपको पता है एलसीडी बहुत पतली होती है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। इसमें द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मैं बता भी चुका एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो द्रव्य क्रिस्टल इसमें तकनीक पर आधारित होती है।
एलसीडी में सीआरटी तकनीक की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है, इनका यूज लैपटॉप में आदि में किया जाता है। तो देखो एलसीडी है ना, वो सीआरटी तकनीक की अपेक्षा क्या होती है, कम स्पष्ट होती है। देखो जो सीआरटी मॉनिटर के अंदर चित्र बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर बनते हैं, किसकी तुलना में, एलसीडी की तुलना में। ये याद में रखना है कि अब जब से हमें तुलना पूछी जाए, क्वेश्चन आ जाता है कुछ बार कि एलसीडी और सीआरटी की अपेक्षा किस में चित्र अधिक स्पष्ट बनता है, तो किस में बनेगा, सीआरटी में बनेगा। उसके बाद में देखो मॉनिटर की अपन बात करें तो देखो किसी भी प्रकार के मॉनिटर के अंदर कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हमें पर इनके गुणवत्ता को परखा जाता है। मॉनिटर के मुख्य लक्षण रेजुलेशन और रिफ्रेश दर, डॉट पिंच, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग, बिटमैपिंग आदि, जिनके आधार पर इनकी गुणवत्ता को हम परख सकते हैं। तो देखो हम जब भी एक मॉनिटर की बात करें कि कौन सा बढ़िया या कौन सा घटिया या उत्तम श्रेणी का कौन सा मॉनिटर, तो सबसे पहले अपन ध्यान करते हैं एक तो रेजुलेशन, एक उसकी रिफ्रेश रेट, बिटमैपिंग, इनको क्या करते हैं अपन ध्यान में करते हैं मॉनिटर की क्वालिटी को निर्धारित करते समय। हम ये नहीं कह सकते देख के कि ये ऐसा ही ऐसा है, इनकी अगर मॉनिटर की गुणवत्ता मापनी हमें तो रेजुलेशन, रिफ्रेश रेट और बिटमैपिंग को क्या करते हैं, ध्यान में करते हैं। तो देखो रेजुलेशन क्या होता है, रिफ्रेश दर क्या होती है, बिटमैपिंग क्या होती है अपन, और डॉट पिच क्या होती है, ये अपन अध्ययन करते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन रेजुलेशन, तो देखो मॉनिटर का ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण गुण होता है रेजुलेशन। यह स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता को बताता है। तो मैं ऊपर भी बता दिया था कि रेजुलेशन जितना अधिक होगा चित्र उतना ही क्या बनेगा, अधिक स्पष्ट बनेगा। आगे बात समझ में, अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेज में चित्र स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट के चमकने से बनते हैं। स्क्रीन के ये छोटे छोटे डॉट पिक्सल कहलाते हैं। तो देखो जब भी आप बात करो कि इमेज किन से बनती है, जो छोटे छोटे जो डॉट होते हैं जो चमकते हैं उनसे क्या बनती है, स्क्रीन पर एक क्या बनती है, इमेज बनती है। और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। यहाँ पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट का क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो जब भी आपको पिक्सल का फुल फॉर्म पूछे तो हम क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रेजुलेशन भी उतना ही अधिक होगा। यह ध्यान में रखना है कि स्क्रीन के अंदर जितने पिक्सल अधिक है उतना ही रेजुलेशन क्या होगा, उनसे उतनी पिक्चर की क्या होगी, स्पष्टता अधिक होगी। अब देखो चित्र या उतना स्पष्ट होगा, ये तो आपको बता दिया मैंने। अब देखो माना कि एक जो मॉनिटर है अपना उसको वो कौन सा है, 640 × 480 का है। तो इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर क्या है, 640 तो डॉट स्तंभ है और 480 डॉट की पंक्तियों से बना हुआ है। आते हैं ना डिस्प्ले 640 × 480, 1080 × 720 ऐसे। तो 600 यहाँ पे जो स्टार्ट में दिया होता है, फर्स्ट में दिया होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्क्रीन पर 640 डॉट स्तंभ है और जो आगे दिया होता है वो कौन से होते हैं, रो बने हुए होते हैं। तो रेजुलेशन क्या होता है, रेजुलेशन जितना अधिक होगा पिक्चर की स्पष्टता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। रेजुलेशन किस पे डिपेंड करता है, पिक्सलों पर। पिक्सल जितने अधिक होगी रेजुलेशन क्या होगा, उतना ही अधिक। पिक्सल क्या होते हैं, जो डॉट होते हैं स्क्रीन के ऊपर चमकते हैं, उनसे क्या बनती है, आकृति, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्चर एलिमेंट। अब उसके बाद में देखो हम बात करें रिफ्रेश रेट की। तो देखो मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज दाएं से बाएं एवं ऊपर से नीचे मिटती बनती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन गन से व्यवस्थित होता रहता है। इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्क्रीन क्लिक करते हैं या जब रिफ्रेश दर कम होती है। मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। अब रिफ्रेश रेट होता क्या है कि मॉनिटर है वो लगातार कार्य करता रहता है, कंप्यूटर चालू रहता है। तो कोई भी कंप्यूटर पर स्क्रीन बनती है, फिर मिट जाती है, फिर दूसरी स्क्रीन आ जाती है, पिक्चर। ये किससे होता है, इलेक्ट्रॉन गन से ही तो बनते हैं। तो अब देखो स्क्रीन क्लिक करते हैं या जब रिफ्रेश दर कम होती है, जब स्क्रीन क्लिक करते हैं या जब रिफ्रेश दर कम होती है तो मॉनिटर में रिफ्रेश दर को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो देखो रिफ्रेश रेट होती है, हम बार बार करते हैं। देखो कंप्यूटर अपना मॉनिटर चल रहा है अपना, तो क्या होता है, धीरे चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर धीरे चलता है तो अपन बोलते हैं रिफ्रेश करो इसको। तो रिफ्रेश वो जो है ना, वो जो गति जितनी अधिक होगी ना, मॉनिटर उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो रिफ्रेश रेट की हम बात करें, मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है, कंप्यूटर से इमेज दाएं से बाएं, ये अपन पढ़ चुके ना। अब देखो बात रही डॉट पिच की। तो डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सलों के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी है। इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। तो देखो डॉट पिच क्या है कि मापन तकनीक है। किसकी मापन तकनीक, दो पिक्सलों के मध्य दूरी मापने की क्या है, तकनीक। और ये दूरी किस में मापता है, मिलीमीटर में। ध्यान में रखना है कि डॉट पिच एक मापन तकनीक है। किसकी मापन तकनीक, दो पिक्सलों के बीच की दूरी की या अंतर की। और किस में मापती है ये दूरी, मिलीमीटर में। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए, इसको फास्ट पॉज पिच भी हम कह सकते हैं। या कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 mm से 0.30 mm तक होती है। तो ध्यान में रखना है कि जो मॉनिटर है वो गुणवत्ता प्रदर्शित करता है इस डॉट पिच मॉनिटर की। और ये डॉट पिच हमेशा क्या होनी चाहिए, कम। जितनी डॉट पिच कम होगी उतना ही मॉनिटर की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो देखो पिक्सलों की संख्या कम हो, पिक्सलों के बीच में दूरी कम होगी, इसका मतलब पिक्सल क्या होंगे, अधिक। पिक्सल अधिक होंगे, इसका मतलब क्या हो, रेजुलेशन अधिक। रेजुलेशन अधिक होगा, इसका मतलब क्या हो, पिक्चर क्या बनेगी, स्पष्ट बनेगी। तो जब भी आप एक मॉनिटर की बात करो तो डॉट पिच उसका क्या होना चाहिए, कम। डॉट पिच होती क्या है, पिक्सलों के बीच के दूरी मापने की एक तकनीक है। किस में मापती है, मिलीमीटर में। डॉट पिच क्या होनी चाहिए मॉनिटर की, हमेशा कम ही होनी चाहिए। उसके बाद में देखो बात करें अपन बिट मैपिंग की। तो देखो
पहले जो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था उनमें केवल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले किया जा सकता था। तो देखो शुरुआत में जो मॉनिटर आए थे उसमें क्या होते थे, केवल टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाते थे, पिक्चर नहीं की जाती। जो फोटो होती है इनकी पिक्सलों की संख्या क्या होती थी, सीमित होती थी। तो देखो टेक्स्ट ही प्रदर्शित करने तो पिक्सलों की संख्या क्या होती थी, सीमित ही होती थी। लेकिन आज के टाइम तो आकृतियां, चित्र प्रदर्शित करते हैं जिसमें टेक्स्ट को निर्माण किया जाता था। ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, यह बिट मैपिंग कहलाती है। तो देखो वह तकनीक जिसके द्वारा टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रदर्शित किए जा सकें उसको हम क्या कहते हैं, बिट मैपिंग कहते हैं। पहले जो मॉनिटर आते थे उनमें पिक्सल संख्या निश्चित होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल टेक्स्ट का ही काम होता था, टेक्स्ट ही प्रदर्शित किए जाते थे। लेकिन आज के टाइम ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, बिट मैपिंग कहते हैं। इस तकनीक में बिटमैप ग्राफिक्स का प्रत्येक पिक्सल ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित तो होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटमैपिंग तकनीक में पिक्सल किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो यूज कर रहा है उसको। तो हमेशा ध्यान में रखना है बिटमैपिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं, और बिटमैपिंग तकनीक में ग्राफिक्स का जो पिक्सल होता है वो ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे ऑपरेटर के द्वारा किसी भी आकृति को स्क्रीन पर बना सकते हैं। तो बिटमैपिंग से क्या करते हैं अपन, आकृति बनाने का काम करते हैं, कहाँ पर, कंप्यूटर स्क्रीन में। और बिटमैपिंग में पिक्सलों को कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटर करता है, जो यूज कर रहा है वो करता है। और बिटमैपिंग क्या एक तकनीक किसकी, टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित करने की। उसके बाद में देखो हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर क्या है कि आउटपुट डिवाइस होता है और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको हम कहते हैं। मोनोक्रोम शब्द में दो शब्द, मोनो का मतलब एकल और क्रोम का मतलब रंग होता है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले हम कह सकते हैं। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते थे। पहले उपयोग में होते थे, अभी आज के टाइम ज़्यादा ये उपयोग में नहीं होते। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये अपन फुल फॉर्म की एक पूरी क्लास हम लगा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी मिल जाएगी। कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी फुल फॉर्म होती है वो मैं करा चुका हूँ। उसके बाद में देखो आगे वाले आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो कौन सा होता है, प्रिंटर होता है। तो देखो आगे हम बात करें तो देखो आगे वाला अपना आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। ये तो सभी को पता है कि प्रिंटर क्या काम आता है, कागज छापने के काम आता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। तो मैं बताया था ना, जो अपना मॉनिटर होता है वो तो कौन से परिणाम प्रदर्शित करता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन से होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, जो सॉफ्ट कॉपी जो होते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, उनको हम एडिट भी कर सकते हैं और उनको अपन केवल देख सकते हैं और मॉनिटर प्रदर्शित करता है। लेकिन जो हार्ड कॉपी जो अपने आउटपुट होते हैं उनको अपन एडिट नहीं कर सकते और वो प्रिंटर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से परिणाम अपने धीरे धीरे प्रिंट करता है। तो देखो प्रिंटर में तो तेज़ी से निकलते हैं अपने आउटपुट, लेकिन प्रिंटर इतनी तेज़ी से अक्सर नहीं छाप सकता ना, तो प्रिंटर के अंदर क्या लगा दिया गया, स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लगा दी गई जो धीरे धीरे उन परिणामों को क्या करती है, प्रिंट करती रहती है। तो प्रिंटर में क्या होती है कि मेमोरी लगी हुई होती है। उसके बाद में देखो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। ये तो मैं बता ही चुका, सॉफ्ट कॉपी तो अपने एलसीडी के अंदर आ जाता है, मॉनिटर के अंदर आ जाता है, और उनको अपने को प्रिंट निकालना है उन परिणामों को, तो किसके द्वारा निकालेंगे, प्रिंटर के द्वारा। किस में बदल जाएगा, हार्ड कॉपी में। जैसे हार्ड कॉपी में बदल गया, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, एडिट अपन नहीं कर सकते। अब देखो प्रिंटर की बात अपन करें तो टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार। देखो प्रिंटिंग विधि, प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की होती है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग तथा एक कौन सी होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो हमेशा ध्यान में रखना है जो प्रिंट करने की विधि है वो कितनी है, दो विधि, एक तो इम्पैक्ट विधि है और एक नॉन इम्पैक्ट विधि है। इसी के आधार पर प्रिंटरों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर की अपन बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की विधि। अब देखो टाइपराइटर कैसे टाइप करता है, टाइपराइटर क्या होता है, एक विधि के समान जिसमें धातु का क्या होता है, एक हैमर लगा होता है, और यह प्रिंट हेड होता है जो कागज या रिबन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्सर या करैक्टर को ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। तो सबसे पहले मोटी मोटी बात यह है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो एक चोट के साथ अक्षर छापते हैं। मतलब जो अपना कागज होता है उस पर चोट मारेंगे, ये चोट मार के क्या लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे। वो कौन से होते हैं, सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जैसे देखो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर के अंदर क्या होता है, ए बी सी 1 2 सारे लिखे हुए होते हैं। जैसे हमें ए लिखना है तो ए जिस बटन पे लिखा वो दबाएंगे ना, जैसे ही वो नीचे टकराएगा कागज से तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो चोट लगाकर या अपने कह सकते हैं जैसे पिन होती है अपनी, मतलब बात सीधी सी बात है, कागज से स्पर्श करके, कागज पे चोट पहुंचा के, कागज पर प्रहार करके जो अक्षर छापता है वो सारे कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या होती है, ये अक्षर और कैरेक्टर है ना, ये ठोस मुद्रा या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर छापते हैं। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो सारे कौन सी विधि से अक्षर छापेंगे, डॉट मैट्रिक्स विधि से अक्षर छापेंगे। अब देखो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटरों की अनेक विधियाँ कौन कौन सी है, ये देखो
तो देखो एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब देखो इनका अध्ययन अपन करें। अब देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो सबसे पहले तो बात हमें ये ध्यान में रखना है, ये कौन से होते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखे जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसकी श्रेणी में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आने का मतलब क्या है, ये अक्सर है वो प्रहार करके छापेंगे कागज पर, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान में रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर से अगर अपन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उनमें आवाज़ जरूर ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये अक्सर प्रहार करके छापता है, चोट से पहुंचाता है। तो जैसे ही कोई चीज़ है वो दो चीज़ें आपस में टकराएगी तो आवाज़ होगी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो देखो जब भी आप बात करो तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट करता है वो कौन करता है, एक प्रिंटर हेड लगा होता है, और प्रिंटर हेड में क्या होती है, अनेक पिन लगी हुई होते हैं, और इन्हीं के द्वारा अपन अक्सर छापते हैं। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है, और इन डॉट से मिलकर एक करेक्टर बनते हैं। तो देखो एक तो सीधा होता है, जैसे अक्सर लगे हुए थे नीचे, जैसे चोट पहुंचाई ए लिखा गया। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ना, उनमें क्या अलग अलग पिन बनी होती है, ऐसे नुकीली पिन, और ये ऐसे घूमती रहती है ऐसे। अब जैसे अपने आपसे ए लिखना है तो ये बहुत सारी पिन क्या होती है, ऐसे ऐसे बन के, और ये ए बना देगी ऐसे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उनमें क्या लगा होता है कि प्रिंटर हेड लगा होता है, और उस प्रिंटर हेड में क्या होती है, अनेक पिन लगी हुई होते हैं, और इन पिनों के द्वारा क्या होते हैं, करेक्टर या अक्षर छापे जाते हैं। और इस प्रिंटर हेड में 7 पिन भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 9, 14, 18 या 24 पिन हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 24 ही हो सभी में। कई प्रिंटर हेड होते हैं, कई प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनमें 7 ही पिन हो, कईयों में 9 होती है। ऊर्ध्वाधर समूह होता है, और एक बार में कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट से छापती रहती है। तो देखो ये ऐसे डॉट छापती रहती है ये। अब बहुत सारी है तो ऐसे सारी आएंगी, एक बार दोबारा आएंगी पीछे से, तो सारी ये छपती जाएंगी और अक्षर का निर्माण हो जाता है। तो सीधी सी बात मैं बता चुका, इम्पैक्ट प्रिंटर वही होता है जो कागज पर प्रहार करके अक्षर छापता है, या पिन के द्वारा अक्षर छापता है, डॉट के द्वारा अक्षर छापता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या करता है, इसके अंदर एक प्रिंटर हेड होता है, उस प्रिंटर हेड में क्या लगी होती है, पिन लगी होती हैं, 7, 9, 14, 18, 24, और ये पिनों के द्वारा क्या बनता है, एक एक डॉट बनता जाता है और अक्षर का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है, और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता था। देखो जैसे एक पिन यहाँ डॉट करके गई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे पीछे से भी तो आ रही है, वो ऐसे मिलाती जाएगी, ऐसे पूरी लाइन बन जाएगी, बढ़ता जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग गति कितनी होती है, 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हमें जब भी गति पूछी जाए तो कितनी होती है, 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर या फॉन्ट नहीं होती, इसलिए विभिन्न आकार प्रकार और भाषा के कैरेक्टर या ग्राफिक्स आदि छापे जा सकते हैं। तो देखो जो अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके अंदर पिनों का क्या होता है, ऐसे एक गुच्छा होता है। आगे बात समझ, ये पिन आगे बढ़ती जाती है ऐसे, और अक्सर क्या होता है, बनता जाता है। तो पहले से कोई निर्धारित नहीं है ना, तो जैसे जैसे ये पिन घूमेंगे उनके द्वारा अपन कोई भी प्रकार का कैरेक्टर बना सकते हैं, और कोई भी प्रकार की अपन आकृति या ग्राफिक्स अपन बना सकते हैं। और कौन सा प्रिंटर है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। तो देखो कंप्यूटर तो कोई भी जो अपना आदेश देगा वो किसके रूप में देगा, 0 और 1 के रूप में देता है। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है, और इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है। 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड इनकी स्पीड होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर प्रिंटर जो प्रिंट हेड लगा हुआ होता है, पिनों के द्वारा क्या करता है, पिन के द्वारा ये अक्षर छापता है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करें डेजी व्हील की, तो डेजी व्हील क्या करता है, ये ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है डेजी व्हील, इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा, ठोस मुद्रा वाला। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंटर हेड की आकृति क्या है कि पुष्प गुलबहार मतलब डेजी से मिलती जुलती है। तो डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, और इनका जो प्रिंटर हेड होता है ना वो किसकी आकृति में होता है, पुष्प गुलबहार की आकृति में होता है, मतलब इंग्लिश में बोले तो डेजी की आकृति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। डेजी व्हील क्या है, धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता क्या होती है, उच्च। तो डॉट मैट्रिक्स का मैंने बताया उनकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, लेकिन इनकी स्पष्टता क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है, लेकिन गति क्या होती है, धीमी। इसलिए इसका उपयोग लेटर छापने में किया जाता है, और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर क्वालिटी कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्कर या व्हील लगा होता है। जो इसका प्रिंटर हेड है ना, जो अक्सर छापने का काम करता है, उसमें क्या होता है, एक चक्कर होता है या एक व्हील लगा हुआ होता है, जिसकी प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा रहता है। तो देखो डॉट मैट्रिक्स में तो पिन लगी हुई हो रही थी, लेकिन इसके प्रिंटर हेड में क्या होता है, अक्सर ही लगा होता है, जैसे ए बी सी 1 2 ऐसे पहले से ही फॉन्ट क्या हुए, उभारे हुए होते हैं। जैसे ही चोट करता है ए लिखा जाता है, जैसे ही चोट किया 2 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, डी, मतलब पहले से ये फिक्स होते हैं।
कागज की क्षितिज दिशा में गति करता है और छपने योग्य कैरेक्टर को व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन में आ जाता है और एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर का तो ये तो पता ही है, टकराएगा कागज से और उसके बाद में क्या बनेंगे, अक्षर बनेंगे। तो वो सारे क्या होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में। तो डॉटमैटिक्स में क्या होता है, पिन का गुच्छा होता है प्रिंटर हेड में, पिन के द्वारा अक्षर छापता है और पहले से निर्धारित नहीं होते वो पिन, कोई भी आकृति आप बना सकते हो और आउटपुट उनका इतना स्पष्ट नहीं होता। गति क्या होती है डॉटमैटिक्स की, 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जो अपना डेजी व्हील है उसके अंदर जो अपना फ़ॉन्ट है वो पहले से निश्चित किया हुआ होता है, प्रिंटर हेड के अंदर लगे हुए थे ना डेजी की आकृति में, तो उसके अंदर पहले से फिक्स होता है, तो आकृति क्या बनती है, स्पष्ट बनती है। ठीक है, जिससे अक्सर कागज पर छप जाता है और इस प्रकार के प्रिंटर बहुत कम उपयोग में लिए जाते हैं, इनकी गति धीमी होती है। देखो ऐसा होता है। अब इनमें क्या है, सब में क्या है, अक्सर क्या है पहले से फिक्स है और जैसे जैसे ये अक्सर, जैसे इस पे चोट पड़ी तो इस पे जो भी लिखा गया है वो, जैसे ए लिखा गया है तो ए लिखा जाएगा कागज पे, बी लिखा है इस पर तो बी लिखा जाएगा, जैसे इस पे चोट लगेगी। तो यह डेजिबल प्रिंटर है, बहुत कम उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद देखो लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसका मतलब चोट लग के अक्सर छपता है। बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन या पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। तो देखो गति तो उच्च तभी होगी ना जब क्या हो कि एक लाइन या पूरा पेज एक साथ में क्या हो जाए, छप जाए। इनकी छापने गति 300 से 3000 लाइन प्रति क्या होती है, मिनट होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए लाइन प्रिंटर की गति कितनी होती है, 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इनकी गति क्या होती है, उच्च होती है, कितनी, 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। बड़े कंप्यूटर में उपयोग में लिए जाते हैं। और लाइन प्रिंटर भी है वो 3 प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर कितने, 3 प्रकार के। लाइन प्रिंटर बात याद रखना इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं और ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से, ड्रम, चैन और बैंड। ठीक है, अब देखो ड्रम, चैन और बैंड का भी अपन अध्ययन करेंगे। ड्रम प्रिंटर की अपन बात करें तो ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक क्या लगा होता है, ड्रम, इसीलिए अपन ड्रम प्रिंटर कहेंगे इसको, जिसकी सतह पर अक्सर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छाप सकता है। तो देखो जो ड्रम प्रिंटर है उसमें क्या लगा है, ड्रम लगा हुआ था एक, ठीक है, उस पर सारे क्या लिखे होते हैं, अक्षरों का एक समूह लिखा हुआ होता है। जैसे जैसे वो घूमता है कागज की प्रत्येक लाइन पर कैरेक्टर क्या होते हैं, छपते जाते हैं। अब देखो तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है। तो ये तो मैं बता ही चुका, इंपैक्ट प्रिंटर में कागज पर प्रहार होगा। तो जैसे जैसे हैमर प्रत्येक पर प्रहार करेगा, इस जो ड्रम लगा है इस पर जो फॉन्ट लगा है वो फॉन्ट क्या हो जाएगा, कागज पे उकेरा जाएगा। एक घूर्णन पूरा होने में एक लाइन छप जाती है। जैसे ये ड्रम प्रिंटर या ड्रम में एक घूर्णन पूरा करेगा ना, कितनी लाइन बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। जैसे जैसे जिस अक्षर की आवश्यकता है घूमता जाएगा वो अक्षर बनता जाएगा। ठीक है, अब देखो ड्रम प्रिंटर ये वाला होता है ड्रम प्रिंटर। अब इसके अंदर क्या देखो, ये टेक्स्ट लिखे गए ना। अब जैसे जैसे ऐसे जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे जहाँ पे यू की आवश्यकता है तो जैसे यू आएगा यू छप जाएगा, जैसे वी की आवश्यकता है, जैसे ए की आवश्यकता है, जैसे डी की आवश्यकता है, तो ये जैसे जैसे घूमता जाएगा ऐसे तो क्या है, बनता जाएगा। कागज़ पर चोट लगेगी साथ साथ में, जैसे ये लगा होता है ना, तो अक्सर छपते जाएंगे। उसके बाद में देखो चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है और लाइन प्रिंटर का प्रकार है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली क्या होती है, एक चेन लगी हुई होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का क्या फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर का कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। तो देखो लाइन जो चैन प्रिंटर कौन से होते हैं, ऐसी एक चैन बनी हुई है, देखो ये वाली चैन बनी हुई है, इस पर क्या लिखे गए, फॉन्ट लिखे गए हैं। जैसे ही हैमर का प्रहार करता है इस चैन पे यहाँ पर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, जो भी अक्षर सामने आ रहा है वो अक्षर बन जाएगा। जैसे ए लिखा है तो ए आ जाएगा, बी लिखा है तो जैसे ही प्रहार करेगा ये तो बी छप जाएगा अक्षर के ऊपर। उसके बाद में देखो बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है और इस प्रिंटर में हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये वाला देखो, ये वाला हो गया बैंड प्रिंटर। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के, जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चैन, ड्रम और बैंड। ठीक है, तीनों बता दिए, इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में देखो इंपैक्ट प्रिंटर तो खत्म हो गए, मैंने सारे बता दिए, चोट करके या अक्सर कागज़ पर प्रहार करके अक्सर छापते हैं। अब बात करें अपन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की। तो देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। तो इंपैक्ट प्रिंटर में तो होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रहार करेगा तो प्रहार करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, स्पर्श करने की आवश्यकता होगी। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनमें प्रहार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए प्रिंटर हेड और कागज का क्या नहीं होता, संपर्क नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है। तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, लेजर प्रिंटिंग जो तकनीक है वो काम में ली जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ। देखो कौन सा, एक तो होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है फोटो प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है पोर्टेबल प्रिंटर, एक होता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब देखो इनकी अलग अलग अपन बात करें। सबसे पहले लेजर प्रिंटर के बारे में। तो देखो लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर है,
लेजर प्रिंटर कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, मतलब पूरा पेज एक साथ प्रिंट कर लेता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। तो जब भी अपन बात करो लेजर प्रिंटर की तो कब से भी उपयोग में आ रहा है? ये 1970 में। तो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटर हेड है और कागज़ का दोनों का संपर्क नहीं होता, मतलब चोट लग के अक्सर नहीं छपते, लेजर तकनीक द्वारा अक्सर छपते हैं। 1970 के दशक से इनसे उपयोग हो रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक से लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में क्या है? सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये हमेशा याद में रखना और इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या होता है कि जो लेजर जो प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और उनमें एक अतिरिक्त क्या लगा हुआ होता है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनमें अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होता है और रोम भी लगा हुआ होता है। और लेजर प्रिंटर कौन सी श्रेणी में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट। कागज़ का और प्रिंटर हेड का संपर्क नहीं होता इसमें, क्वालिटी उच्च होती है, गति भी तेज होती है। और कब से उपयोग किया जा रहा है? ये 1970 के दशक से। प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। देखो कार्टेज के अंदर क्या होता है? स्याही होती है, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? अक्सर प्रिंट, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। तो कार्टेज का उपयोग किया जाता है अभी लेजर प्रिंटर के में, और उसमें क्या होती है? सूखी स्याही भरी हुई होती है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो लेजर प्रिंटर है उसमें फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा उच्च उपयोग नहीं किया जाती जितनी फोटोकॉपी मशीन में की जाती है। और इसमें कार्टेज लगी हुई होती है, सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, गति उच्च होती है और स्पष्टता भी अधिक होती है। अब देखो ये याद रखना है, लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 DPI मतलब डॉट पर इंच तक या इससे अधिक भी रेजोल्यूशन की छपाई करता है। ये याद रखना है कि जो लेजर प्रिंटर है वो 300 से 600 DPI तक की रेजोल्यूशन में छपाई कर सकते हैं। DPI का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं और यह प्रिंटर बहुत अधिक महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें छापने की गति उच्च होती है। तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं ना, अगर अपन रंगीन प्रिंटर निकलवाना है तो उसमें कौन सा प्रिंटर होता है? रंगीन लेजर प्रिंटर होता है। इसमें जो स्याही प्रयोग की जाती है ना वो विभिन्न रंगों की स्याही होती है एक ही साथ, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं, तथा यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो जो अपने रंगीन प्रिंटर आते हैं, जब जो अपन फोटो अपन प्रिंट करवा के लेके आते हैं उनमें कागज़ की प्लास्टिक की सीट ही तो होती है ना, तो उस पर ये प्रिंट कर सकते हैं और ये महंगे होते हैं। इसमें स्याही क्या होती है? विभिन्न कलर की होती है, वो कार्टेज में भरी होती है, लेकिन ये महंगे होते हैं। अब देखो लेजर प्रिंटर ये वाला होता है। अब लेजर प्रिंटर की विशेषताओं की बात करें अपन तो लेजर जो प्रिंटर होते हैं उनका रेजोल्यूशन उच्च होता है, गति भी उच्च होती है, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए क्या होते हैं? उपयुक्त और कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई। तो रेजोल्यूशन भी उच्च, प्रिंटिंग की गति भी उच्च और बड़ी छपाई के लिए भी उपयुक्त होते हैं, बहुत अधिक हमें छपाई करनी है अक्सर पेजों की, और कम कीमत की भी पड़ती है। कमी क्या है? देखो लेजर प्रिंटर की इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। टोनर तथा ड्रम का बदलना क्या होता है? महंगा होता है। अगर टोनर और ड्रम खराब हो गया तो लेजर प्रिंटर में ये क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। और इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होता है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। ये इसकी कमियां है। अब देखो उसकी बात करें अपन थर्मल प्रिंटर की, तो थर्मल प्रिंटर कौन सा है? देखो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्सर प्रिंट किए जा सकते हैं। थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं? जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्सर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता और कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। तो देखो जो थर्मल तकनीक है ना, ये अपने ATM वाली जो मशीन होती है उसमें थर्मल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसमें आप ध्यान में रखना, जो भी आपके पास जो रसीद आती है तो वो उस पर क्या अक्सर लगे होते हैं, वो इतने क्लियर नहीं होते, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलेगा ना, अब हाथ में लोगे या आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो धीरे धीरे वो अक्सर क्या होते हैं? मिटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थर्मल तकनीक है वो वैक्स आधारित रिबन से अक्सर क्या किया जाता है? प्रिंट जो स्थायी नहीं रहते, कुछ समय बाद क्या होते हैं? मिट जाते हैं। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ATM मशीन में किया जाता है। उसके बाद में देखो फोटो प्रिंटर के बारे में आप सभी जानते हो। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत ही स्याही की बूंदे छापते हैं। अब देखो ये वाला रंगीन प्रिंटर जो अपन फोटो निकलवा के लेके आते हैं, तो देखो मोटे तौर पर हम बात करें, कुछ फोटो प्रिंटर मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फोटो को सीधे डिजिटल कैमरा के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर प्रिंट कर सकता है। तो देखो कई जो प्रिंटर होते हैं ना, फोटो प्रिंटर, उनके अंदर सारी चीज़ें लगे हुए होते हैं। कार्ड रीडर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? 4x6 का जो फोटो है वो सीधे डिजिटल कैमरा से क्या कर सकते हैं? प्रिंट, कंप्यूटर से बिना कमांड दिए। क्योंकि देखो मैं बता चुका, जो ये प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की अपन बात कर रहे थे, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम होता है, तो उनके द्वारा क्या कर सकते हैं? ये सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं।
ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल और बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटोशायन, हल्का मेजेंटा तथा हल्का काला रंगों में रंगीन कार्टेज होता है। ये अतिरिक्त रंगीन कार्टेज को सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारण इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर से अधिक बेहतर होता है। तो फोटो प्रिंटर फोटो प्रिंट करने में काम में लिया जाता है। बहुत सारे कलर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 4x6 का फोटो अपने आप ये सीधा कार्ड रीडर के अंदर अगर अपने पास फोटो है वो सीधा प्रिंट कर देगा। प्रिंट में अपने कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। अब इंकजेट प्रिंटर की अपन बात करें तो इंकजेट प्रिंटर कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो क्या करता है? नोजल से क्या करता है? स्याही की बूंदों की बौछारें करता है और जो अपना कागज होता है उस पर ग्राफिक्स बना देता है। इस प्रिंटर आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्सर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना रंगीन, उसमें 4 स्याही के नोजल होंगे, जिसमें नीला, लाल, पीला, काला, इसके को CMY के प्रिंट भी हम कह सकते हैं। तो ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? रंगीन प्रिंटर के रूप में हम कर सकते हैं। तो देखो इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें एक नोजल होती है और वो नोजल क्या करती है? स्याही की बूंदों की बौछार, उसके द्वारा कागज पर क्या बन जाती है? आकृति। लेकिन रंगीन अगर इंकजेट प्रिंटर है तो उसमें 4 नोजल होंगी। कौन कौन सा कलर होगा ध्यान में रखना है? नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMY के प्रिंटर भी हम कह सकते हैं। और इन चारों रंगों के द्वारा ही सारे प्रकार के रंग क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो अपना इंकजेट प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है? नॉन इफेक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। उसके बाद में देखो इस प्रिंटर में मुख्य समस्या यह है कि इसके प्रिंटर हेड में एक क्लॉगिंग हो जाती है। यदि कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल में मुहाने पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छिद्र बूंद बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। तो देखो जो इंकजेट प्रिंटर है उनकी सबसे मुख्य समस्या क्या है? इंक क्लॉगिंग। क्या होती है ये? कि कुछ समय तक अगर हमारा प्रिंटर बंद पड़ा है इंकजेट प्रिंटर, तो उसके जो सीरा होता है जहाँ से स्याही की बौछारें होती हैं वहाँ पे बूंदें क्या हो जाती है? जम जाती है और जमने से बूंद बाहर नहीं आ पाती। इसको हम क्या कहते हैं? इंक क्लॉगिंग कहते हैं। और ये क्या है इसकी समस्या? आजकल इस समस्या को क्या कर लिया गया? हल कर लिया गया। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 डॉट पर इंच होती है। तो डॉट इंच जो ये अपने इंकजेट प्रिंटर होती है ये स्याही तो छपते हैं ना, तो स्याही पर जैसे ही अगर कोई भी नमी आ जाएगी तो वो स्याही फैल जाएगी और अपनी आकृति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। उसके बाद में बात करो आप पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं। ध्यान में रखना है पोर्टेबल प्रिंटर कौन कौन से? इंकजेट या थर्मल प्रिंटर हो सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं या ढोने में आसान, इस्तेमाल में सहज होते हैं। पोर्टेबल वही तो होते हैं जहाँ आपको अपने ले जाने में आसानी हो, वजन में हल्के हो, आकृति में छोटे हो, इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति क्या होती है? सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है। ये वाले होते हैं भाई, छोटे ही होते हैं आकृति में छोटा ही है ये। पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि इसको अपन कहीं पे भी यात्रा करते समय या कहीं पे भी हम बैठे आसानी से इधर उधर अपन ले जा सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? इंकजेट भी हो सकते हैं या थर्मल भी हो सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें देखो मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर। अब देखो एक ही प्रिंटर के अंदर क्या हो? सारी सुविधा मिल जाए तो मल्टीपल कहते हैं ना। तो ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, तो मल्टीफंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। तो देखो एक ऐसा प्रिंटर जिसको डॉक्यूमेंट को अपन देखो, जैसे देखो अपने पास कोई भी हार्ड कॉपी है, उसको हमें कंप्यूटर के अंदर क्या करना है? डाटा के रूप में देना है। तो उससे स्कैन करके अपन क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में डाटा भी भेज सकते हैं। या हम बात करें उस डॉक्यूमेंट का अपन अन्य प्रिंट करना है, कॉपी निकालनी है, जैसे अपन फोटो कॉपी निकलवा के आते हैं अपने नोट्स वगैरह, तो वो करना है तो उसमें मल्टीफंक्शनल होता है। वो उसको स्कैन कर लेता है और उसको प्रिंट करके बाहर निकाल देता है, या फैक्स भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीफंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टीफंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्सियर किए जा सकते हैं। कॉपी भी निकाल सकते हैं और स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भी अपन भेज सकते हैं या फैक्स भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। प्रिंटर घरेलू कार्यों में बहुत अधिक लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ मल्टीफंक्शन प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे इमेज छाप सकता है। तो देखो भी मल्टीफंक्शनल होता है, उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके कार्ड रीडर में कुछ भी डेटा है तो उसको भी वो प्रिंट करने में क्या होता है? सक्षम होता है। ये वाला होता है देखो। उसके बाद में हम देखो बात करें प्लॉटर। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट कर सकते हैं और या 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। तो देखो प्लॉटर भी क्या काम आते हैं? प्रिंट निकालने के काम आते हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष उपयोगी किसमें होते हैं? 3D प्रिंटिंग करने में होते हैं, जैसे अपन बैनर, पोस्टर वगैरह बनाते हैं। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र या रेखा चित्र आदि को क्या कर सकता है? थर्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकता है। ये वाला होता है प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, दो प्रकार का होता है प्लॉटर, एक तो ड्रम पेन प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बेल्ड प्लॉटर होता है। उसके बाद में देखो साउंड कार्ड
एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक विस्तारक बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। देखो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर अपन को कुछ भी प्रोग्राम जो भी है उसकी अपने को क्या सुनना है, ध्वनि सुननी है। तो वो ध्वनि हमें अगर सुननी है आउटपुट के रूप में लेनी है तो उसमें किसका प्रयोग, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्ड कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है और स्पीकर अलग से होता है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। कंप्यूटर को में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूरा निर्मित होता है और साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखो अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है तो स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर वॉइस चलाना है आपको तो वो काम नहीं कर पाएगा। पहले साउंड कार्ड क्या होते थे, अलग से सीपीयू के अंदर लगाने होते थे, लेकिन आजकल मदरबोर्ड के साथ में ही आता है साउंड कार्ड, तो अपन स्पीकर के द्वारा आवाज़ सुन सकते हैं। साउंड कार्ड तथा स्पीकर क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। साउंड कार्ड की सहायता से स्पीकर ध्वनि को क्या करता है, उत्पन्न करता है। प्राय सभी साउंड कार्ड MIDI मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने का एक मानक है और साउंड कार्ड दो तरीके से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो जब भी आपको बात करो मिडी क्या है, एक संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की क्या एक तकनीक है या एक मानक कह सकते हो आप, ठीक है। ये होते हैं स्पीकर, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं और ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों सभी को समझ में आया होगा, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं उनका अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो जिसने भी इनपुट डिवाइस का अध्ययन नहीं किया है वो अपने जो पीछे वाला वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उससे आप देख सकते हो। हम पहले की कक्षाओं में कर चुके हैं, फुल फॉर्म कर चुके हैं, कीबोर्ड को कर चुके हैं, शॉर्टकट कीज कर चुके हैं। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।